देखिए साहब, इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे फिजिक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर टेस्ट सीरीज़ के पार्ट 3 के बारे में। इसके पहले हमने पार्ट 1 और 2 आपके लिए ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप इस वीडियो को देखने के पश्चात पार्ट 1 और पार्ट 2 को ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो प्रैक्टिस है वो आपका हो पाए और आप एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए ज़बरदस्त तरीके से तैयार हो पाएँ। इससे पहले हम इस वीडियो को शुरू करें, आप देख रहे हैं हमारा चैनल पांडे जी टेक्निकल। मैं हूं आपका दोस्त रोशन पांडे। आइए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे दोस्त क्वेश्चन आंसर टेस्ट सीरीज में सबसे पहला क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप का है, जो कि ये कह रहा है कि एक पिंड पर 50 न्यूटन का बल लगाने से पिंड बल की क्रिया रेखा से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए 5 मीटर विस्थापित हो जाता है। पिंड पर किया गया कार्य कितना होगा? ठीक है, वर्क हमको फाइंड करना है कि उस पिंड पर, उस बॉडी पर कितना कार्य किया जा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए कार्य का फॉर्मूला आपको पता रहना चाहिए कि कार्य में और बल में और विस्थापन में क्या संबंध होता है। तो आप सभी जानते हैं कि W बराबर F इंटू एस कॉस थीटा होता है। ये फॉर्मूला आप सभी जानते हैं कि W बराबर एफ एस कॉस थीटा होता है, जहां F बल है और S क्या है? विस्थापन है। ऑलरेडी हमारा बल का मान इसमें दे दिया गया है 50 न्यूटन, विस्थापन का मान दे दिया गया है 5 मीटर और थीटा का मान 30 डिग्री दे दिया गया है। सारी चीज़ें दे दी गई हैं, बस आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं कि हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि F बराबर कितना दिया गया है? 50 न्यूटन। ठीक है, S बराबर कितना दिया गया है? 5 मीटर। ठीक है, और थीटा बराबर कितना दिया गया है? 30 डिग्री। अब डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगाते हैं। तो फॉर्मूला हमारा क्या था? फॉर्मूला था W बराबर एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। अब F की वैल्यू कितनी है? 50 है तो 50 रख देंगे, इंटू S की वैल्यू 5 है तो 5 रख देंगे, इंटू कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। अब इस 2 से काटेंगे तो 50 25 बार में कट जाएगा और 25 पचे कितना होता है? 125। तो 125 √3 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। कितना आएगा? 125 √3। तो यहाँ पे देखते हैं हम कि ऑप्शन में दिया गया है क्या। तो देखिए यहाँ पे दिया है ऑप्शन नंबर सी 125 √3 और कार्य का मात्रक जूल होता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपली आपको गुणा करना था, 50 गुणे 5 गुणे कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। जब इसको काटेंगे तो ये 25 बार में कट जाएगा और 25 का गुणा 5 में करेंगे तो आपका 125 आ जाएगा और √3 इंटू में है तो √3 भी लगा देंगे। तो 125 √3 हमारा आंसर निकल के आ गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे वैल्यू को चेंज करके 20 न्यूटन कर दें और थीटा की वैल्यू 60 डिग्री कर दें तो इस स्थिति में आंसर कितना आएगा? आप हमें कमेंट में इसकी प्रैक्टिस करके इसको सॉल्व करके ज़रूर बताइएगा, जिससे इस टाइप के क्वेश्चन आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएँ। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है कि एक यात्री के पास 20 किग्रा की अटैची है, ठीक है, और वह 10 मिनट तक उसे लेकर खड़ा रहता है। ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि उसके पास एक 20 किग्रा की अटैची है और 10 मिनट तक उसे लेकर खड़ा रहता है, वहीं पे वो स्थिर रहता है। तो अटैची पर किया गया कार्य कितना होगा? ठीक है, जाहिर सी बात है कि कार्य तभी होगा जब कोई विस्थापन हमें मिलेगा और ये व्यक्ति उस अटैची को लेकर खड़ा रहता है, यानी कि वहीं पे स्थिर रहता है। तो विस्थापन क्या हो गया? S की वैल्यू 0 हो गई। तो जब S की वैल्यू 0 हो गई तो सिंपली ये फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, W बराबर एफ एस कॉस थीटा, जिसमें अगर S की वैल्यू अगर 0 हो जाती है तो संपूर्ण वैल्यू जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि सारा इंटू में दिया गया है, गुणा का चिन्ह दिया गया है। तो यहाँ पे किया गया कार्य कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जब कोई व्यक्ति स्थिर हो, अगर कोई चीज़ को लेकर स्थिर हो या खड़ा हो और वो गति में नहीं है, चल नहीं रहा है, विस्थापित नहीं हो रहा है, तो इस स्थिति में विस्थापन 0 होगा और विस्थापन के 0 होने से W बराबर एफ एस कॉस थीटा के अनुसार कार्य भी हमारा 0 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये वाला जो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, W बराबर एफ एस कॉस थीटा, ये वाला फॉर्मूला आप याद ज़रूर रखिएगा। इससे रिलेटेड कई टाइप के न्यूमेरिकल्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है ना, तो इसको याद कर लीजिए।
इसके साथ साथ ये भी याद कर लीजिए कि कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, तो ये भी कई बार पूछा जाता है कि कार्य का मात्रक क्या होता है, तो कार्य का SI मात्रक जूल होता है। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में पूछा गया है और क्वेश्चन कह रहा है कि ऊर्जा संरक्षण का आशय है, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या स्पष्ट करता है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिया गया है, चारों ऑप्शंस आपके सम्मुख हैं। आप बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, मेरे क्वेश्चन पूछते ही आपका आंसर कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए, जिससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस बनती जाएगी और उसके बाद मैं जो भी चीज़ें आपको बताऊंगा वो चीज़ आपके दिमाग में फिट हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन है कि ऊर्जा का सृजन और विनाश होता है। दूसरा है कि ऊर्जा का सृजन हो सकता है। तीसरा है ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता परंतु विनाश हो सकता है। और ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश हो सकता है। देखिए, ऊर्जा संरक्षण का नियम आपने कभी पढ़ा होगा 9th क्लास में कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। यानी कि एनर्जी को न हम क्रिएट कर सकते हैं और न ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, केवल एक जगह से दूसरे जगह में हम क्या करते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, रूपांतरित कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी, कि ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है यानी कि न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही उसका विनाश किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत नहीं है। प्राकृतिक स्रोत यहाँ पे ध्यान रखना है कि नेचुरल सोर्स कौन सा नहीं है। ठीक है, लकड़ी की अगर बात करें तो लकड़ी प्रकृति से प्राप्त होता है। ठीक है, प्रकृति से प्राप्त होता है हमारी लकड़ी, ये नेचुरल आपका सोर्स है। इसके अलावा कोयला भी हमारा प्राकृतिक से प्राप्त होता है, तो ये भी नेचुरल सोर्स है। सन नेचुरल सोर्स है ही, तो बचा क्या, विद्युत। विद्युत एक कृत्रिम स्रोत है जिससे हम खुद बनाते हैं। ठीक है, विद्युत को क्या करते हैं, हमने विद्युत का आविष्कार किया, खोजा उसको, और उसके बाद से विद्युत का कृत्रिम रूप से हमने उपयोग करना शुरू किया। तो ये प्राकृतिक स्रोत नहीं है। इसके अलावा लकड़ी, कोयला और सूर्य जो है वो प्राकृतिक स्रोत है, यानी कि इसे मनुष्यों ने निर्माण नहीं किया था, इसे मनुष्यों ने नहीं बनाया था, ये पहले से ही प्रकृति में विद्यमान था। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो विद्युत है वो प्राकृतिक स्रोत नहीं है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, कई बार ये होता है कि यहाँ पे प्राकृतिक स्रोत यहाँ पे नहीं, आप न पढ़ के है पढ़ देते हैं और गलत आंसर टिक करके आ जाते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है, इसलिए मैं आपको पहले ही सचेत कर दे रहा हूँ कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये भी क्वेश्चन आपके एंट्रेंस में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बैरोमीटर का पहाड़ से खान में ले जाने पर पारे का तल क्या होता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि गिरेगा, दूसरा ऑप्शन ऊपर उठेगा, तीसरा ऑप्शन उतना ही रहेगा और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, सबसे पहले तो बैरोमीटर, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये एक नया शब्द है। देखिए, बैरोमीटर होता क्या है, जो वायुमंडलीय दाब होता है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको नापा जाता है बैरोमीटर से। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि वायुमंडलीय दाब किससे नापा जाता है, बैरोमीटर से। ये कई बार क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि बैरोमीटर से क्या नापा जाता है, तो वायुमंडलीय दाब नापा जाता है। ठीक है, इसके अलावा क्या कह रहा है कि बैरोमीटर को अगर पहाड़ से खान में ले जाएं, यानी कि अगर हम ऊंचाई से और इसको नीचे की तरफ लाएं, तो इस स्थिति में पारे का तल क्या होगा। आप सभी जानते हैं कि पहाड़ पर जो वायुमंडलीय दाब होता है वो कम होता है, और जैसे जैसे हम पहाड़ से नीचे की तरफ आते हैं वायुमंडलीय दाब का मान, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मान बढ़ता जाता है, और प्रेशर बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि पारे का तल जो है वो ऊपर की तरफ उठेगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहाड़ से अगर खान में आएंगे तो वायुमंडलीय दाब बढ़ेगा, जिससे पारा क्या होगा, ऊपर की ओर उठेगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखेंगे कि बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब ज्ञात करने के लिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है,
तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में रख लीजिए और इसको प्रैक्टिस जरूर करते रहिए। इस टाइप के क्वेश्चन को ज़रूरी नहीं कि सेम क्वेश्चन आएगा। देखिए हम पढ़ा रहे हैं तो जो भी टाइप पढ़ा रहे हैं उस टाइप के 2-3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि उस टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन पढ़े रहेंगे तो आप आसानी से टिक कर पाएंगे। देखिए कह रहा है कि एक मनुष्य का भार 80 किग्रा है। कितना है? जो जो चीज़ वैल्यू दी गई है उसको या आप अंडरलाइन करते जाइए। एक मनुष्य का भार कितना है? 80 किग्रा है। तो 80 किग्रा पे हमने अंडरलाइन कर दिया। तथा उसके प्रत्येक पैर के तलवे का क्षेत्रफल 400 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है। इसके अलावा मनुष्य खड़े होने पर पैरों का द्वारा पृथ्वी पर दाब न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में डालेगा। कितना मतलब दाब वो पृथ्वी पर डालेगा, ये आपको ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या क्या दे रखा है? द्रव्यमान का मान दे रखा है m का। उसके अलावा जो है वो हमारा क्या क्षेत्रफल दे रखा है, एरिया का मान दे रखा है। इसके अलावा जो है वो कह रहा है कि मनुष्य खड़े होने पर पैरों के द्वारा पृथ्वी पर कितना दाब डालेगा और जी का मान दिया गया है। तो देखिए दाब हमको निकालना है, यानी कि प्रेशर की वैल्यू निकालनी है। P बराबर क्या होता है? F/A, यानी कि एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल ही दाब कहलाता है। ठीक है, ये वाला आपने जो है वो परिभाषा सुना होगा कि एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दाब कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे बल का वैल्यू तो दिया नहीं गया है, F की वैल्यू तो दी नहीं गई है, हमको M और G का मान दिया गया है। और आप सभी जानते हैं कि F बराबर mg होता है, तो यानी कि M और G का गुणा करेंगे तो F की जगह पे हम रख सकते हैं। और एरिया हमारा 400 वर्ग सेंटीमीटर प्रत्येक पैर के तलवे का दिया गया है। तो जब खड़े होंगे तो 2 पैर होगा। ठीक है, तो ये तो प्रत्येक पैर का दिया गया है, यानी कि एक पैर का क्षेत्रफल जो है वो 400 वर्ग सेंटीमीटर दिया गया है। तो दोनों पैर का अगर क्षेत्रफल निकालें तो 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो 2 गुणे 400 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, और इसको मीटर में भी हमको चेंज करना पड़ेगा। ये जो वर्ग सेंटीमीटर है इसको वर्ग मीटर में या फिर मीटर स्क्वायर में ही चेंज करना होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है कि दाब न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में निकालना है आपको। ठीक है, तो इसके लिए करेंगे क्या, यहाँ पे आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो पैरों के तलवों का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो दोनों पैर के तलवे का निकालेंगे तो 2 गुणे 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका कितना? 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। 800 सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर को हम सेंटीमीटर स्क्वायर भी कहते हैं। अब अगर हम इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करें तो आप सभी जानते हैं कि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से भाग देते हैं, लेकिन यहाँ पे वर्ग सेंटीमीटर है तो इसीलिए 2 बार 100 से हम भाग देंगे। 2 बार 100 से भाग देंगे तो एक 100 से ये 2 जीरो कट जाएगा और फिर ये 2 जीरो काटेंगे तो ऊपर 0.0 लग जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका कितना निकल के आ गया? दोनों पैरों के तलवों का क्षेत्रफल 0.08 मीटर स्क्वायर निकल के आ गया। ये क्या था? सेंटीमीटर स्क्वायर था, ये मीटर स्क्वायर निकल के आ गया। देखिए वैल्यू मात्रक याद रखना बहुत ज़रूरी है। एक मात्रक अगर आप भूलेंगे तो आप न्यूमेरिकल्स पूरा मिस कर सकते हैं, तो इसलिए हमने इसको मीटर स्क्वायर में चेंज कर लिया, क्योंकि क्वेश्चन में ये कह रहा है कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में आपको ज्ञात करना है और ये क्षेत्रफल जो है वो वर्ग सेंटीमीटर में दिया है, सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है, इसीलिए हमने इसको मीटर स्क्वायर में चेंज कर लिया। क्या किया है? सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से भाग देते हैं, चूंकि सेंटीमीटर स्क्वायर है इसीलिए 2 बार 100 से हम भाग दिए हैं। तो इस तरीके से हमारा 0.08 मीटर स्क्वायर आ गया। अब यही फॉर्मूला हम प्रयोग करेंगे जो अभी मैंने आपको बताया, P बराबर F/A, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, और F बराबर mg होता है तो mg हम लिख देंगे बटे में A। M का मान कितना है? M का मान 80 किग्रा है तो 80 किग्रा हम लिख दिए। G का मान अभी हम रख देंगे, G का मान 10 दिया गया है क्वेश्चन में ही, तो G का मान हम यहाँ पे 10 रख सकते हैं। ठीक है, और A का मान हमने निकाला ही है अभी 0.08, तो 0.08 हमने रख दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि जैसे ही दशमलव हटेगा तो दशमलव के बाद कितना संख्या है? 2 संख्या है, तो ऊपर 1 के बाद 2 जीरो लग जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया? 80 गुणे G का मान 10, तो 10 हमने लिख दिया, गुणे 100 तो 100 लिख दिया, और बटे में अब यहाँ से दशमलव हट गया तो सिर्फ बचा 8, तो बटे में 8 हमने लिख दिया।
ठीक है। अब जब इसको काटेंगे तो 8 दहा में 80, 10 गुणे 10 100 हो जाएगा, और 100 गुणे 100 कितना हो जाएगा 10 की घात 4। 100 को क्या लिख सकते हैं 10 की घात 2, और एक और 100 है तो 100 गुणे 100 यानी कि 10 की घात 4 लिख सकते हैं। 10 की घात 4 को हम लिख सकते हैं 1 गुणे 10 की घात 4 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ऑप्शन कौन सा दिया गया है, तो 1 गुणे 10 की घात 4 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले m का मान दिया गया है, g का मान दिया गया है, जिससे हम f की वैल्यू निकालेंगे, f बराबर m इंटू जी से। ठीक है, f की वैल्यू निकालने के पश्चात इस क्षेत्रफल दिया गया है, तो ये प्रत्येक तलवे का दिया गया है। तो खड़े होने पे पैरों के द्वारा कह रहे हैं, यानी दोनों पैर का, तो 2 गुणे 400 करेंगे तो हमारे दोनों पैर के तलवे का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा, और दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारा दाब निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये देखिए 2008 में ये पूछा गया है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि घड़ी में घंटे वाली सुई का आवर्तकाल होगा। घंटे वाली सुई का आवर्तकाल कितना होगा। देखिए घड़ी की सुई आपने देखा होगा, जिसमें कई चीज़ बना होता है, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तक। ठीक है, यानी कि 1 से लेके 12 तक के खाने बने होते हैं। ठीक है, यानी कि प्रत्येक 12 घंटे में वो अपना एक चक्कर पूरा करता है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ का, कोई भी पिंड एक चक्कर पूरा करने में, एक दोलन पूरा करने में जितना समय लेता है वही उसका आवर्तकाल कहलाता है। तो घड़ी में घंटे वाली सुई का आवर्तकाल क्या होगा। आवर्तकाल मतलब क्या, ये घंटा वाला सुई कितने देर में एक चक्कर पूरा करता है, कितना, तो 12 घंटे का होता है, 1 से लेके 12 तक के खाने बने होते हैं, तो प्रत्येक 12 घंटे में वो अपना चक्कर बार बार दोहराता रहता है। ठीक है, तो इसका आवर्तकाल कितना हो गया, 12 घंटा हो गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि प्रत्येक 12 घंटे में वो अपनी स्थिति फिर से दोहराती है। यानी कि मान लीजिए कि यहाँ पे एक घड़ी रख दिया जाए, अभी जो है वो 12 बज रहा है। ठीक है, तो 12 बज रहा है, तो 12 घंटे बाद फिर से ये घड़ी अपने इसी स्थान पर आएगी, यानी कि 12 घंटे बाद पुनः उसी स्थान पर आएगी, एक चक्कर पूरा करेगी। तो इस स्थिति में उसका आवर्तकाल कितना हो जाएगा, 12 घंटा हो जाएगा, क्योंकि 12 घंटे बाद तो ही वो अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ रही है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एक तरंग 30 कंपन 2.5 सेकंड में पूरा करती है। कितना कंपन, 30 कंपन 2.5 सेकंड में पूरा करती है, तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है। देखिए 30 कंपन 2.5 सेकंड में पूरा करती है, तो एक कंपन कितने देर में पूरा करेगी। एक कंपन अगर हम देखें तो 2.5 और बटे में 30, जब इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, और 2 बचे 10, 5 दूनी 10 और 5 बचे 25। ठीक है, 5 और 30, 1/12 जो है 1/12, एक कंपन में 1/12 सेकेंड वो लेगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये जो हो गया आवर्तकाल की वैल्यू। आवर्तकाल t बराबर कितना हो गया, 1/12। क्यों, क्योंकि एक कंपन मतलब क्या, एक कंपन में जितना समय लगता है वही तो उसका आवर्तकाल होता है। तो आवर्तकाल 1/12 हो गया, और आवर्तकाल आवृत्ति के जस्ट अपोजिट होता है। यानी कि अगर आवर्तकाल 1/12 है तो आवृत्ति क्या हो जाएगी, आवृत्ति 12 हो जाएगी सिर्फ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 12 हर्ट्ज। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से समझ लीजिए कि 30 कंपन करने में, 30 कंपन पूरा करने में एक तरंग का 2.5 सेकंड लगता है। तो एक कंपन की अगर बात करें तो एक कंपन में कितना लगेगा, 2.5 और बटे में 30। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/12 आ जाएगा, और एक कंपन में लगा समय क्या होता है, आवर्तकाल होता है। तो t बराबर 1/12 आ गया। अब यहाँ पर समझिए t बराबर क्या हो गया, 1/12 हो गया। और एक फॉर्मूला आप जानते हैं कि आवृत्ति बराबर 1/आवर्तकाल, या फिर आवर्तकाल बराबर 1/आवृत्ति। तो t बराबर 1/n लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं ना। अब t की जगह पे अगर 1/12 लिखेंगे बराबर 1/n लिखेंगे, तो n की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। तो इस तरीके से ऑप्शन
ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे जो वैल्यू है वो चेंज कर दूँ, अगर मैं यहाँ पे 4 सेकंड लिख दूँ और यहाँ पे मैं कर दूँ 40 कंपन करने में 4 सेकंड लगते हैं, तो तरंग की आवृत्ति कितनी होगी। तो इसको आप सॉल्व कीजिए और कमेंट में हमें आंसर बताइए, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि जब बर्फ पिघलती है तो अणुओं की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। बर्फ जब पिघलेगी तो अणुओं की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। देखिए, पहले बर्फ ठोस अवस्था में रहती है, ठीक है, इस तरीके से रहती है, और जब ये पिघलेगी तो इसके अणुओं की गतिज ऊर्जा जो है वो बढ़ती जाएगी, स्थितिज ऊर्जा ये ठोस से क्या होगी, द्रव अवस्था में परिवर्तित होने लगेगी, ठीक है। तो ठोस अवस्था से अगर कोई चीज़ द्रव अवस्था में परिवर्तित हो रहा है तो उसकी स्थिति क्या हो रही है, उसकी स्थिति लगातार चेंज हो रही है, ठीक है। तो स्थितिज ऊर्जा क्या हो रही है, उसकी स्थितिज ऊर्जा लगातार बढ़ रही है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जब बर्फ पिघलती है तो ध्यान रखेंगे कि अणुओं की स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। जो ठोस अणु रहेंगे वो पिघल के द्रव अवस्था में तेजी के साथ चेंज में आएंगे, यानी कि उनकी स्थिति लगातार बदल जाएगी, सॉलिड से लिक्विड स्टेट में आ जाएंगे। ये क्वेश्चन 2007 में पूछा जा चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल टाइप का है कि किसी गैस के ताप को 77 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर 227 डिग्री सेल्सियस करने पर उसके अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का अनुपात कितना होगा। देखिए, औसत गतिज ऊर्जा का अनुपात पूछ रहा है। सबसे पहले तो यही ध्यान रख लीजिए कि इसके लिए आपको फॉर्मूला पता रहना चाहिए। देखिए, औसत गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है गैस के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा E जो होता है वो परम ताप के समानुपाती होता है, यानी कि तापमान T के समानुपाती होता है। अगर हम इसका फॉर्मूला की बात करें तो E बराबर प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कांस्टेंट लगेगा 3/2K और ये T पहले से है, तो ये हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया औसत गतिज ऊर्जा का, E बराबर 3/2KT, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या कह रहा है कि औसत गतिज ऊर्जा का अनुपात पूछ रहा है। अनुपात यानी कि अगर हम पहले को E1 मान लें और दूसरे को E2 मान लें तो हम लिख सकते हैं कि 3/2K T1 पहले ताप को मान लेते हैं और 3/2K T2 हम दूसरे ताप को मान लेते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें ध्यान से तो ये 3/2K और 3/2K ये दोनों कट जा रहा है, तो बचेगा क्या, E1 बटे में T2, यानी E1 बटे में E2 बराबर T1 बटे में T2, और दोनों ताप दिया गया है 77 डिग्री सेल्सियस और 227 डिग्री सेल्सियस। तो सिंपली हम क्या करेंगे कि E1 बटे में E2 बराबर T1 की वैल्यू 77 रख देंगे और T2 की वैल्यू 227 रख देंगे। इसको केल्विन में परिवर्तित करेंगे तो ये डिग्री सेल्सियस में ये वैल्यू दी गई है, तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में परिवर्तित करने के लिए 273 जोड़ देते हैं, ठीक है। तो 77 में 273 जोड़ देंगे तो 350 आ जाएगा और 227 में 273 जोड़ देंगे तो 500 आ जाएगा। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 5 सत्ते 35 और 5 दहा 50, ये 7/10 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो हमको अनुपात निकालना है, तो E1 संबंधे E2 करेंगे तो 7 संबंधे 10 हो जाएगा, यानी कि 7:10 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 7 संबंधे 10। तो ऐसे आपको सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मुझे उम्मीद है कि मैं सारे प्रश्नों को बहुत बेहतरीन तरीके से आपको बता चुका हूँ और सारा कंसेप्ट आप बहुत अच्छे से सीख पाए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। जाते जाते इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो का फ़ायदा उठा पाएँ और इस वीडियो के बारे में अपनी राय हमें कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।